आप सभी हेलो जी। नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है। बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई भी ठीक तरह से चल रहा होगा। बच्चे आई आज आप लोग के लिए जो है अध्याय चैप्टर गोधली का विष के दांत कहानी को लेकर आया हूँ। ठीक है, जो एक कहानी है और यह कहानी के द्वारा जो है लेखक कहना चाहते हैं कि यह कहानी जो है एक महल और एक झोपड़ी की है, जिसमें जो है हमेशा महल वाले की ही जीत होती है। तो इस कहानी को प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। बच्चे अगर यदि आप इस चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आपके 2025 में हिंदी के एग्जाम होने वाले हैं उनके दूसरे चैप्टर विष के दांत। तो पहला है कि विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं इसी टाइप में कि नलिन विलोचन शर्मा जो है ना किस कहानी के लेखक हैं या विष के दांत के लेखक कौन है। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको टिक लगाना है या गोला भरना है। दूसरा है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में। पिता का नाम क्या था, महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा। इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1961 को। ठीक है, अब रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो ज़्यादा फेमस हुई है वो है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। ठीक है, यह कहानी विष के दांत अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। अगला चलते हैं। सेन साहब की काले रंग की कार थी जिसका कीमत जो है 7,500 रुपये थी। उसने एक काले रंग की कार खरीदी थी जिसका दाम जो है 7,500 रुपये थी। खोका का अर्थ होता है, मतलब इस कहानी में खोका खोकी का यूज हुआ है, शब्द का प्रयोग हुआ है। तो खोका का अर्थ है बच्चा, खोकी का अर्थ होता है बच्ची बंगला में। सेन साहब की 5 बेटी थी, सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली और आरती। सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। ठीक है, जो सोफर था उनके यहाँ ड्राइवर को जो है सोफर कहा जाता है। ठीक है, तो सोफर का अर्थ ड्राइवर। सेन साहब का बेटा था कासू, जैसे प्यार से खोका कहते। सेन साहब अपनी 5 पुत्रियों को कठपुतली समझते थे और बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। उस समय जो है सेन साहब जो है ना अपनी 5 बेटी का जो है को कठपुतली समझते थे। उनको कोई वैसा अधिकार नहीं था जितना कि उसका बेटा कासू को था। मदन का पिता गिरधर लाल जो सेन साहब का किरानी था, सेन साहब का जो किरानी था उसका नाम गिरधर लाल था और मदन का पिता था। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। क्यों तोड़े थे, नीचे जानते हैं। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। तो मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी लड़ाई हो गई। ठीक है, कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था, ना उम्मीद तारा। सेन साहब ने मदन को कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह कहानी महल और झोपड़ी के बीच की कहानी है जिससे महल वाले की जीत होती है। घर के सभी मामलों में कासू अपवाद था। इकलौता बेटा था, छोटा बेटा था, किसी को कुछ नहीं समझता था, न गुनानता था। खोका के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। जितने भी घर के नियम थे वो खोका के अनुसार हो गए थे। मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो वो खोखा से, काले रंग की जो गाड़ी थी। मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। मदन जो है रोज अपने पापा से, गिरधरलाल से मार खाता था कुछ न कुछ गलती के कारण। आप चलते हैं कि बुक के जो आपके प्रश्न होते हैं उस पर प्रश्न, लघु प्रश्न या दीर्घ प्रश्न। खोखा किन मामलों में अपवाद था, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा सेन दंपत्ति मतलब सेन परिवार का एकमात्र छोटा लड़का है जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था। वह नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, अतः खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। दूसरा प्रश्न है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगना। ठीक है, जब मदन जो है गली में लट्टू का खेल खेल रहा था तभी कासू आता है और उससे जो है लट्टू मांगता है खेलने के लिए। तो मदन जो है देने से इनकार करता है, कासू मारता है, फिर मदन भी मार के उसके 2 दांत तोड़ देता है। लेखक इस प्रसंग के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि यह लड़ाई हड्डी और मांस की है, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते और झोपड़ी और महल की लड़ाई है। बड़े घर की लड़ाई तो हड्डी हो गई मदन और मांस हो गया कासू। बंगले के पिल्ले हो गए कौन, कासू, कोका, और गली के कुत्ते कौन हो गए, मदन। झोपड़ी कौन हो गया, मदन। महल कौन हो गया, मदन। ये महल कौन हो गया, खोखा।
ठीक है, इसके यही जो है लेखक बताना चाहते हैं। अगला है मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन के बारे में बताना है। सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर लाल है। मदन गिरधर का ही बेटा है। मदन विष के दांत कहानी का पात्र और एक नायक है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू उसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन से लड़ाई कर लेता है, जिससे कि वह कासू के 2 दांत तोड़ देता है। अगला चलते हैं। विष के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। विष के दांत कहानी का नायक कौन है, हीरो कौन है? ठीक है, इस कहानी में लेखक किसे हीरो माना है? तो आचार्य नलिन विलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत का नायक मदन है। मदन एक गरीब है किंतु निडर और साहसी लड़का है। वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे कासू की भी लड़ाई में 2 दांत तोड़ देते हैं। ये इसका उत्तर हो गया आपका। ठीक है, मदन जो है हक्का बक्का क्यों हो रह गया? मदन हक्का बक्का क्यों रह जाता है? क्या आखिर होता है जो मदन जो हक्का बक्का हो जाता है? अचानक अचंभित कि कभी हुआ नहीं, आज वो हो गया, वही हुआ हक्का बक्का। मदन अपने पिता गिरधर लाल से रोज मार खाता था। ठीक है, जब उसने सुना कि मदन द्वारा कासू की पिटाई करके उसके 2 दांत तोड़ दिया है तो वह उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से लगा लेता है। ठीक है, उसका बेटा जो है ना मदन, ये कासू खोका, बहुत ही उदंड हो गया था लाड़ प्यार के कारण जो है, और उसे कोई कुछ बोलता भी नहीं था। तो वह जो है ना किसी को भी कुछ समझता ही नहीं था, किसी को भी हाथ उसके ऊपर चला देता था, गाली दे देता था। तो जो है जब सुना उसका बाप गिरधर लाल की उसका बेटा जो है उसके 20 के दांत तोड़ दिए हैं, ठीक है, तो इससे जो है उसको खुशी का ठिकाना रहता है और वह जो है छाती से लगा लेता है। मदन को डर था कि आज मार जो है और दिनों से ज़्यादा लगेगा, लेकिन अपने पिता के व्यवहार में आए परिवर्तन कारण जो है वो हक्का बक्का हो गया। छठा प्रश्न है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। मतलब मदन जब देखा कि काली चमचमाती जो है कार लगी हुई है तो वह उसे छूना चाहता है, तो तभी जो है ड्राइवर उसको मना करता है छूने से, तभी जो है ना आपस में कुछ विरोध होने लगता है। 7वां प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के परिवार में लिंग के आधारित जो है भेदभाव किया जा रहा था, बेटी के साथ अलग, बेटा के साथ अलग। तो उत्तर लिखना है, सेन साहब के घर में बच्चों का पालन पोषण लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी और सबसे छोटा लड़का था कासू बाबू। प्यार से लोग खोका कहते थे, उसे खोका कहते थे। 5 लड़कियों के ऊपर काफ़ी अनुशासन था। उनके लिए पढ़ने लिखने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि लाडले बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। इसलिए लिंग के आधार पर जो भेदभाव तो हो ही गया, बेटा के लिए अलग, बेटी के लिए अलग। 8वां प्रश्न है, सेन साहब दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी? तो उत्तर लिखना है, सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते, तो उनकी जो है माँ बाप जो है सेन साहब उसको पढ़ा लिखा कर जो है इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब जो है ना अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर उसकी शिक्षा जो घर पर ही तय कर दिया था। इतना रही ज़्यादा था, तो बिगड़ेगा ही वैसा बच्चा, इकलौता बेटा था, और इकलौता बेटा तो अधिकतर शुरुआत में तो बिगड़ा ही रहता है, बाद में भले ही सुधर जाए। तो कासू का चरित्र चित्रण करना है, कासू के बारे में बताना था। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत का मुख्य पात्र कासू है, जो आरंभ से अंत तक छाया रहता है। कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा है। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था, वह बिना किसी को पर भी हाथ चला देता था। विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। क्या लेखक ने इस कहानी का जो नाम विष के दांत रखा क्या सही है? तो उसका उत्तर लिखना है, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने विष के दांत शीर्षक अत्यंत सार्थक, सटीक एवं चुस्त दुरुस्त रखा है। कैसे? खोका और मदन के बीच झगड़ा हो जाता है। मदन गरीब है और खोका अमीर। खोका के 2 दांत तोड़ डाले गए। मदन के पिता गिरधर ने खुशी जाहिर की, तूने विष के 2 दांत तोड़ डाले हैं। क्या खुशी का विषय है यह? यहाँ पे यह होगा, यह खुशी का विषय है। अतः अमीरों का जीवन बनावटी होता है, गरीबों का जीवन संघर्षशील होता है, अमीरों का व्यवहार विषपूर्ण होता है। अतः यह कहानी शीर्षक जो है अत्यंत सार्थक और सही है। बच्चे ये आपके जो है दूसरा लेसन विष के दांत खत्म हो चुके हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपके हो गए और सब्जेक्टिव भी प्रश्न उत्तर हो गए, जिससे आप आसानी से एग्जाम में अगर प्रश्न आते हैं इसी से ही आएंगे। ठीक है, इसी टाइप में ही आपको बना के लिखना है, अपने शब्दों में इसके रिवीजन करना है, लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक ज़रूर कर दें बच्चे,
दोस्तों, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके तीसरे लेसन में। कैसी लगी आपको वीडियो? तो पढ़िए लिखिए, नोट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। सबसे बड़ा चीज़ है रिवीजन। आप जितना रिवीजन करते हैं उतना बढ़िया जो है वो रहेगा। जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना रिजल्ट अच्छा रहेगा। क्योंकि आज आपने जो भी पढ़ा, अगर कल उसे रिवीजन नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ भूल भी सकते हैं। लेकिन अगर रोज़ आप आज जो पढ़े उसका कल रिवीजन कर लें, फिर कल जो पढ़े उसका परसों रिवीजन करना, मतलब लगातार जो है रिवीजन करते रहना है, ठीक है। रिवीजन को रोकना नहीं है, समय ज़्यादा देना है पढ़ाई लिखाई में। ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए हो गया, इससे नहीं होने वाला है। कम से कम अभी आपको जो है 7 से 8 घंटा या 9 घंटा पढ़ना होगा। सुबह आपको जल्दी उठना होगा, आपको आलसीपन छोड़ना होगा, बिछावन को छोड़ना होगा। जब नींद टूटे सुबह उठ जाना है, कोशिश करना है कि 5 AM तक में उठ जाना है। मैंने बताया था ना, सूर्य उदय से पहले उठना है और उठ के जो है ना फ्रेश होकर पढ़ने बैठ जाना है, ठीक। जितना पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे उतना रिजल्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। यही 2 महीना तो पढ़ना है आपके पास, 2 महीना तो आपको रिजल्ट की तैयारी करनी है। 10th एग्जाम तो आपको एक बार देना है, एक बार में निकालना है बढ़िया रिजल्ट से। तो क्यों ना बढ़िया से पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है। तो 20 के दांत जो है आपकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, इसे आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी इसी में से आएंगे। फिर आप आगे जो है 4 ऑप्शन वाला मैं ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट लेके आऊँगा ही, ठीक। ठीक है, पढ़िए। थैंक यू।